नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी कल जो एग्जिट पोल आए उसमें भाजपा को 400 पार करा दिया और जबकि हकीकत कुछ और है। इस बार जो वोट पड़ा है वो किसी और तरीके से वोट पड़ा है। अब देखिए क्या होता है कि जो चुनाव होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एक थीम चलता है। तो 2014 में क्या थीम था कि कांग्रेस पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। मोदी जी आए, बोले कि मैं गरीब चाय वाला ओबीसी का बेटा हूँ और गरीबों का दर्द समझता हूँ और कांग्रेस ने जिस तरीके से 70 साल देश को लूटा तो अब मैं सब ठीक कर लूंगा। तो कैसे ठीक करूंगा? तो काला धन 30 दिन के अंदर लेके आ जाऊंगा पूरा स्विस बैंक से और सबके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए यूं आ जाए और उसके बाद में 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा और तमाम तरह की बातें। तो वो थीम चला, क्लिक कर गया और झोली भर भर के मोदी जी को वोट मिल गए। अब 2019 आ जाइए तो 2019 में मोदी जी का जो हिसाब किताब था थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन जनता बोली कि 5 साल में कुछ नहीं होता है तो एक मौका और मिलना चाहिए, तो वो मौका दिया। और दूसरे जो थीम क्या चला 2019 में, तो पुलवामा और बालाकोट, यही थीम चला था। बाकी सब मुद्दे जो है वो किसी कोने में छुप गए थे। तो वो थीम था कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों को शहीद किया पुलवामा में और मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट में हमला करके और बदला ले लिया। और ये पूरी फिल्म पूरे देश में दिखाई गई और मोदी जी को और ज्यादा बम्पर वोट मिल गए, है ना। अब 2024 आ जाइए, इस बार का थीम क्या था? तो मोदी जी ने राम मंदिर लेके आ गए। तो राम मंदिर का थीम चला गया? बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल फिर टायर फिक्स हो गया। तो जब कोई थीम था ही नहीं तो वोट कैसे मिलते हैं मोदी जी को? अब 10 साल का हिसाब भी मोदी जी दे नहीं रहे। 10 साल के हिसाब में जो भ्रष्टाचार जो है वो तो खुद मोदी जी ने किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको पकड़ लिया और बता दिया कि ये पूरा जो है वो बहुत बड़ा धांधली था और उसको रद्द कर दिया, है ना। और दूसरे जितने भी भ्रष्टाचारी थे तो जनता देख रही है कि सबको तो मोदी जी ने भाजपा में डाल लिया है और विपक्ष में तो अब कोई भ्रष्टाचारी दिखता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जहां जहां पर भी विपक्ष के नेताओं को ईडी रेड करवाए, जेल में डाले, लेकिन मिला कुछ नहीं। बताइए, दिल्ली में कुछ मिला? केजरीवाल या उनके जितने भी नेता थे तो उनके पास में कुछ मिला? आज तक कुछ नहीं मिला। बिहार में तेजस्वी यादव के पूरे खानदान के ऊपर में ईडी का रेड करवाया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हेमंत सोरेन पे कराया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र में जो मिला था तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, जिनके ऊपर में 13-13, 14 केस चल रहे थे, तो वो तो भाजपा के साथ में सरकार बना ली, तो वहां जरूर मिलता, लेकिन केस ही खत्म कर दिया गया या केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो ये भी चीज जनता देख रही है। उसके अलावा जो मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि रोजगार और महंगाई, ये सबसे बड़े मुद्दे सामने आए और महंगाई की हालत जो है वो मोदी जी की वजह से इतना ज्यादा हो गया है कि जनता त्राही त्राही कर रही है और बेरोजगारी जो है वो चरम पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो पूरी पूरी जिम्मेदारी मोदी जी की थी। पहली बात तो सरकार में है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, और दूसरे आप देख रहे हैं कि मोदी जी इसके उलट काम कर रहे हैं। रोजगार देने के बजाय रोजगार खत्म कर रहे हैं। नोटबंदी से खत्म किया, गब्बर सिंह टैक्स से खत्म किया और उसके बाद में लॉकडाउन करके खत्म किया। तो रोजगार जो है वो मोदी जी देने के बजाय दिए हैं। तो ये तो मतलब युवा जो देख रहे हैं और महंगाई इतनी चरम पे है कि जनता देख रही है। तो ये बहुत खतरनाक मुद्दे थे और इसी पर वोटिंग हुई है इस साल। तो अब मोदी जी चादर पार चिल्ला रहे थे तो वो तो पहले ही हवा निकल गई थी। पहले चरण का मतदान थे ही वो फिर एकदम चुप्पी साध लिए। चादर पार जो चिल्ला रहे थे उसके बाद में एकदम बंद हो गया। उसके बाद में दूसरा चरण निकल गया, तीसरा चरण निकल गया, चौथा चरण निकल गया, 5वां चरण निकल गया और ये चादर पार का नारा बनता है। और उसके बदले में मोदी जी मुजरा कर रहे थे तो मंगलसूत्र पे आ गए थे, तो
भैंस खुद ले जाएंगे तो मुसलमान पाकिस्तान यही सब चल रहा था, है ना, ये आपने देखा। तो इसे जनता किसको वोट देगी? मोदी जी बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र कांग्रेस ले जाएगी, तो जनता को विश्वास हो रहा है मोदी जी को वोट दे देंगे इसीलिए, या फिर मुजरा कर रही है विपक्ष इसलिए मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ये तो एकदम साफ सी बात दिखती है। उसके बाद में जैसे ही छठवां चरण खत्म हुआ, उसके बाद 400 पार फिर से आ गए। और 400 पार इस बार मोदी जी नहीं बोल रहे। मोदी जी क्या बोले कि 400 पार का हम इसलिए बोले थे कि कम से कम तो हम तो बहुमत की सरकार तो बना ही लेंगे, ऐसा मोदी जी डिफेंड कर रहे थे। और दूसरी तरफ अमित शाह जो है वो एकदम जम के आ गए, एकदम तो हमारा 400 पार तो होना ही होना है, इस तरह का बात कर रहे थे। और उसके बाद में कल एग्जिट पोल आ गया, तो एग्जिट पोल में सब 400 पार, जितने भी एग्जिट पोल हो रहे गोदी मीडिया में सब पे 400 पार। और जबकि हकीकत इसका उलट है। सोशल मीडिया पे तो हर जगह मोदी जी बहुत बुरी तरह हार गए, भाजपा की सरकार कहीं से बनती दिखती भी नहीं, और जमीन पे भी यही हकीकत है। तो माजरा क्या है? तो देखिए अभी क्या है कि कल खबर आई कि अमित शाह जो है 150 कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको फोन कर करके धमकाए, और दूसरी तरफ गोदी वालों को बोला हुआ कि भाई 400 पार कराना है, तो उन्होंने 400 पार करा दिया। तो इसकी वजह क्या है? तो वजह यह है कि पहली बात तो जो एक लेजिटिमेसी जो बोलते हैं वो हो जाएगा कि आगे आप कितना भी धांधली करो तो बोलेंगे कि तो पहले से ही मतलब कि देखिए वो तो हम जीत ही रहे थे, तो एक उसको बल मिलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इस तरीके से जो पहले से ही माहौल बना दो तो विपक्ष जो है एकदम बेदम हो जाता है, और फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं तो वो छोड़ देते हैं हिम्मत, अरे हम तो हार ही रहे। तो ऐसे में जितना भी धांधली करना है वो आराम से बीजेपी कर लेगी, जितना भी ईवीएम चेंज करना है, जितना भी वो सब गड़बड़ करना है वो सब कर लेगी, तो आराम से बीजेपी जीत जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी है। और तीसरा चीज कि सचमुच में ये इस तरह का हो चुका है, जो गड़बड़ी करना है वो कर चुके हैं, और इसीलिए अमित शाह एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं 400 पर। और उन्होंने जो एग्जिट पोल है उसमें करवा दिया है। तो ये जो इस साल जो चुनाव हुआ तो विपक्ष ने क्या कहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान बचाना है, नहीं तो आपका आरक्षण चला जाएगा, आपके अधिकार चले जाएंगे, हक चले जाएंगे। और एकदम सही बोल रहे हैं, क्योंकि 400 पार का नारा इसलिए था कि बहुमत चाहिए संसद में संविधान बदलने के लिए, कि 3/4 बहुमत चाहिए, जो ऐसे नहीं आता है जब आपको मतलब कि 543 में 407 सीट हो तब जाके आप संविधान बदल सकते हैं, और इसीलिए 400 सीट चाहिए। तो ये जो विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था, ये क्लिक किया था, जनता समझ रही थी कि बहुत गंभीर देश पे मतलब खतरा है कि संविधान बदल जाए। और वही पूरी क्या है कि जो आरएसएस, भाजपा, जनसंघ, इनका एकदम शुरू से ही जब से 1925 में संगठन इनका बना, तो ये था कि हमको जो है ये जो मनुवाद है और जो समानता का अधिकार ये किसी को देना नहीं। तो इसीलिए जब जंग चल रही थी जो आजादी की अंग्रेजों के साथ, तो ये कभी शामिल नहीं हुए कि अंग्रेजों की गुलामी चल जाएगी। लेकिन ये जो जंग लड़ रहे थे महात्मा गांधी और कांग्रेस और जितने भी जो आजादी के लिए, तो वो क्या बात करते थे? तो वो बात करते थे समानता की, हम आजादी लेंगे, ये जनता को पूरा हक दिलाएंगे। तो जो आरएसएस, भाजपा, जनसंघ जो है ये इसके खिलाफ ही थे, इसीलिए कभी भाग नहीं लिए इसमें। तो ये लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये देश आजाद हुए तो देश में कांग्रेस और ये जो आजादी में भाग लेने वाले लोग, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए चुनाव हुए तो हमेशा बहुत अच्छे से जीतते थे। तो पहले संसद में 400 सीट
हुआ करती थी उस जमाने में, नेहरू जी के जमाने में, तो 400 में 350 सीट मिल जाते थे कांग्रेस को, है ना, बहुत ज्यादा, 350 से भी ज्यादा। तो वजह ये थी कि आरएसएस भी चुनाव लड़ती थी जनसंघ के द्वारा, लेकिन उनको सिर्फ 3% वोट मिलते थे और संसद में 1-2 लोग उनके चुन के आते थे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये इनकी ताकत कब बढ़ी, 1980 में जब भाजपा बनाई, तो उसमें ये किया कि हमको तो पहले पावर लाना है, सत्ता में आना है, और इसके लिए जरूरी है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी, वैसे नेताओं को खड़ा करना है, टिकट देना है, तब जाके वोट मिलेगा। क्योंकि इसके पहले सिर्फ अगड़ी जातियों के नेताओं को ही ये टिकट देते थे आरएसएस जनसंघ। तो उसके बाद से 1980 के बाद से ये जो पिछड़े जाति की जो नेता को जो भाजपा टिकट देती थी, तो वो जीतते थे, धीरे धीरे करके ताकत बढ़ती गई। तो अब जाके इनके पास में क्या है कि मोदी जी जब आए, तो अब इनको कुछ आशा लगने लगी कि अब हम हमारा जो चाहते हैं मनुवाद और आरक्षण खत्म करना और देश को गुलाम बनाना, तो उसका एक नींव पड़ गया। 2019 के चुनाव में भी जबरदस्त मोदी जीते थे। तो अब था कि 2024 में ये आखिरी मौका है इनको कि संविधान बदल देना, आगे नहीं तो फिर नहीं आएगा मौका। तो एकदम इसी पे अड़े हुए हैं और यही इनकी मंशा है, और इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जरूर है कि हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई थी जो अच्छा काम करती थी, मोदी जी ने खत्म कर दिया है। तो अब जिम्मेदारी है विपक्ष की और जनता की कि 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो धांधली ना हो पाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि वोट जो है मोदी जी के खिलाफ गया हुआ है, तो धांधली में कैसे मतलब रोक सकते हैं। तो पहली बात तो ईवीएम से छेड़छाड़ कहीं पे दिखती है क्या, जो काउंटिंग होती है तो वो कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। अब जैसे पोस्टल बैलेट है तो इनवैलिड करने के आधार, क्योंकि हमने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से धांधली करके मेयर का चुनाव को भाजपा को जिता दिया गया था, जबकि बहुमत जो था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक किया। तो एक तो पोस्टल बैलेट जो है वो उस पर ध्यान रखना है। दूसरे जो काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग में किस तरीके से काउंटिंग हो रही है, टेबल पे जो सब पूरा एक एक चीज, और जो फॉर्म 17 जो है, जो 17C जो दिया गया है, जितने भी जो चुनाव में जीते हुए, चुनाव में जो लड़ रहे थे विपक्ष के नेता, तो वो सब पूरा ध्यान रखना है कि इतने मत पड़े थे ईवीएम में से, जो मत निकल के आ रहे हैं तो उससे बराबरी हो रही कि नहीं हो रही है। उसके बाद में वो वोट जो काउंटिंग हो रहा है तो एकदम सही, जो विपक्ष को इतने वोट मिले हैं तो सही में मिले हैं कि नहीं मिले हैं, तो उसको इंश्योर करना है। अब क्या होता है कि जो काउंटिंग जो एजेंट होते हैं, तो उसमें भी मोदी जी और भाजपा जो है क्या, उनको मिली भगत करके और फिर भाजपा के नेता को जिता देगी। तो ये सब चीजें होंगी, तो ये चीज ना हो, तो इस पे ध्यान रखें। तो ये पूरी जो कहानी दिखती है, तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र की नींव पर क्योंकि दिखती है, और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि काउंटिंग 4 तारीख को हो तो वो एकदम सही तरीके से हो, वरना समझ लीजिए कि भाजपा 400 पार है।